गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं डी परीक्षा में। पहली बात तो सरप्राइज है आप सभी के लिए, कोई भी शौक नहीं होगा मुझे देखकर। दानी सर कोई भेज बदलकर आपके सामने नहीं आए, ना ही कलर उनका चेंज हो गया है। तो थोड़ा सा एक इमरजेंसी के कारण दानी सर आज क्लास नहीं ले पाए, और उनकी जगह पे जो है मैं आज 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 का क्लास कंटिन्यू करने वाला हूं। और कल आपकी क्लास होने वाली है, जो आपने सपने देखे थे कि ज्योग्राफी का जो बहुत बड़ा क्लास होने वाला था, वो आपकी क्लास एक्चुअली कल होने वाली है। एक इमरजेंसी के कारण दानी सर अभी प्रेजेंट नहीं है ऑफिस में, थोड़ा सा वो बाहर गए, तो शायद उनको आने में देर हो जाएगा, और इसी के लिए मैं आ चुका हूं। ठीक है, तो कोई नहीं, तो शुरुआत करती है क्लास को। ठीक है, अरे कोई नहीं, नमस्ते जी, नमस्ते, सभी का स्वागत है। टूट गए सपने नहीं टूटे, ठीक है, विज्ञान भी आपके लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते। सबसे पहला क्वेश्चन, और ये पूरा का पूरा जो सेशन है वो आपके लिए ही डिजाइन किया है। चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। गुड इवनिंग सभी लोग। ठीक है, पूरे में से पूरे मार्क लेना है कि नहीं आप लोगों को, है ना? तो जितना ज्यादा पढ़ने को मिल रहा है पढ़ लो भाई साहब। देखो, ये एक बार अगर जिंदगी चली गई तो जिंदगी वापस नहीं आने वाली, ना ही समय वापस आने वाला है। ठीक है, तो पढ़ना है और बस पढ़ना है। ठीक है, जिंदगी का यही मकसद होना चाहिए। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। देखिए, लिक्विड विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे बोला गया है कि ऐसे कौन से लिक्विड है जो कि पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, माने कि वो ऐसे समुच्चय जो द्रवों समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक होते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर आपको याद आ रहा है, दानी सर एक इमरजेंसी के कारण जो है बाहर गए, वो बाद में आने वाले हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और यहाँ पे सभी लोगों ने जो है हाँ सही आंसर दे दिया। देखिए, शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल और डिस्टिल वाटर, ये सभी के सभी कैसे रहेंगे आपके पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, माने कि विद्युत के हीन चालक रहेंगे, माने कि कुचालक रहेंगे। क्यों, आपको भी बताता हूं। ठीक है, देखिए सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ये एनसीईआरटी से सीधा सीधा उठाया हुआ गया क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है कि ऐसे लिक्विड जिनमें एसिड होता है, बेस होता है या सॉल्ट होता है, माने कि एक तो अम्ल रहेगा, या तो क्षार रहेगा, या नमक होता है, ऐसे लिक्विड क्या होते हैं जी, गुड कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये आपको याद रखना है। पर उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है, अगर आपको पूछा जाता है कि अगर मैंने नींबू पानी ले लिया भाई साहब, अगर मैंने नींबू पानी ले लिया, तो सभी लोग मुझे बताएंगे क्या ये सुचालक रहेगा। अगर मैंने शहद ले लिया, क्या ये सुचालक रहेगा। अगर मैंने शक्कर का पानी ले लिया, क्या ये सुचालक रहेगा। उसी तरह से अगर मैं कॉन्संट्रेटेड 100% कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, क्या वो सुचालक रहेगा। वही मैं 100% कॉन्संट्रेटेड अगर मैं NaOH ले रहा हूं, क्या ये सुचालक रहेगा। तो सबसे पहले नींबू का पानी है, बिल्कुल सुचालक रहेगा जी, बिल्कुल, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं शहद बोल रहा हूं, तो शहद में क्या होते हैं, शक्कर होती है, क्या होता है, शुगर होता है। और शुगर में अगर आप पानी में डाल दोगे तो शुगर उसके आयंस नहीं बनते, तो ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, ये बैड कंडक्टर रहेंगे। बैड बोलिए या पुअर बोलिए, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्यों होते हैं जी, क्योंकि इनके अंदर आयंस नहीं बनते। क्या नहीं बनते, आयंस नहीं बनते, और उसी के वजह से वो बैड कंडक्टर होता है। उसी तरह से अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH की बात कर रहा हूं, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए दिमाग लगाएंगे जी। अर्णव जी, आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए कैसे होता है, कभी कभी इमरजेंसी के कारण होना पड़ता है, क्योंकि 2 दिन से हम सभी क्लासेस का जो है अरेंजमेंट करें, और टाइम पे एक ऐसा समय आ गया कि जहां पे दानिश सर को इमरजेंसी जाना पड़ा, उसकी वजह से वो अभी प्रेजेंट नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। क्या दोनों भी गुड कंडक्टर रहेगा, या बैड कंडक्टर रहेगा, या पूरे कंडक्टर रहेंगे। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 100% कॉन्सेंट्रेटेड अगर बात करेंगे तो ये पुअर कंडक्टर रहेंगे। कैसे रहेंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे, माने कि इन्हें बोला जाता है हीन चालक रहेंगे। कैसे रहेंगे, हीन चालक रहेंगे। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी, क्योंकि हमें चाहिए आयंस,
और इन दोनों में भी आयंस प्रेजेंट है क्या जी? नहीं, इनमें आयंस नहीं होते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसी तरह से देखिए हमारे एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा गया है। इन कॉन्ट्रास्ट सम लिक्विड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि लेमन जूस, टैप वाटर माने कि नल का पानी ले रहे हो, मिल्क माने कि दूध हो गया, विनेगर। सभी लोग यहाँ पे एक बात ध्यान में रखेंगे कि दूध जो होता है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सभी लोग ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से विनेगर जो होता है, विनेगर में एसिड होता है, आप सभी को पता है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कौन सा एसिड होता है। और उसी तरह से मिल्क और विनेगर दोनों भी सुचालक होते हैं। वही जैसे कि टैप वाटर क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है मिनरल जो है उसमें डिसॉल्व होते हैं और इसीलिए वो कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये एक्चुअली क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सीटेट का लेवल का क्वेश्चन है। सभी लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। जी बिल्कुल, HCl गुड कंडक्टर होना चाहिए, पर अगर मैं 100% कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूं तो वो बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होता है, क्योंकि उसके अंदर आयंस मौजूद नहीं होते। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस दिया है, पर पर्यवेक्षण और निष्कर्ष दिया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए पहले क्या बोला गया है, when testing the three solution made by adding the lemon juice, dilute hydrochloric acid and caustic soda, ठीक है, and sugar to the distilled water, some solution conduct electricity while the other do not। इन्होंने बोला है कि caustic soda, lemon juice और साथ ही साथ जो शुगर होता है वो हमने ऐड कर दिया पानी के अंदर और उसका घोल बना लिया। इसमें से कुछ घोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे और कुछ नहीं कंडक्ट कर रहे, तो इसका कारण क्या बता गया, इन्फरेंस क्या बोला गया है, एसिड एंड बेस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जी बिल्कुल सही बात बोले, व्हाइल द सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइक द शुगर डू नॉट। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस दोनों भी सही है, और इन्फरेंस जो है ओ की सही व्याख्या बता रहा है, जो कि अभी अभी हमने पढ़े। कितना लोग इस क्वेश्चन से राजी होते हैं? चलिए सभी लोग एक बार हाथ ऊपर करेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप यूपीएससी दे रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपी टेट देने वाले उसके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप केवीएस देने वाले हो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी कॉल्ड। अगर किसी खाने की पदार्थ को हम अंदर ले रहे, हमारे शरीर के अंदर ले रहे, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जी? उसको क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा इंजेशन। क्या बोला जाएगा? इंजेशन। एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, टेकिंग फूड मतलब ये खाने की विधि के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? खाने के विधि के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूं तो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे मानव शरीर के अंदर 5 प्रोसेस होती है जो कंप्लीट डाइजेशन में मदद करती है। वो कौन कौन सी प्रोसेस होती है? देखिए एक एक करके देखते हैं। वो 5 प्रोसेस कौन कौन सी है। सबसे पहली है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाने को अंदर लेना। उसके बाद सेकंड प्रोसेस होती है डाइजेशन। खाना खाया, चबाया, चबाने के बाद पेट में गया, पेट में जाने के बाद क्या होगा, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसमें एंजाइम्स मिक्स होंगे और उसका डाइजेशन माने कि पाचन होगा। उसके बाद आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर डाइजेशन की बात हो रही है तो कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है? कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन। डाइजेशन हो गया, मैंने खाना खाया, उसका पाचन हो गया पेट के अंदर, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा। सर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? हाँ बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही उत्तर दे दिया। इसका आंसर रहेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या रहेगा? जो हमारी शरीर में मौजूद जो छोटी आंत होती है, जो छोटी आंत होती है, उस छोटी आंत में जो है हमारे शरीर का पूर्ण पाचन होता है, ऐसे बोला जाता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? चलिए सभी लोग उसका भी आंसर कर देंगे। हमारे शरीर में जो हम खाना खा के पचा लिए भाई साहब, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स हो गए, इन सभी का एब्जॉर्प्शन माने कि अवशोषण कहां पर होता है? यह भी होता है हमारी छोटी आंत में। यह भी कहा होता है हमारी छोटी आंत के अंदर होता है। और उसमें मदद कौन करते हैं? तो इस तरह के उभरे हुए स्ट्रक्चर होता है हमारे छोटी आंत के अंदर, इनको बोला जाता है विली।
इनको क्या बोला जाता है? विली बोला जाता है। और ये विली जो होती है हमारे भोजन के अवशोषण में मदद करती है। उसके बाद अवशोषण कर लिया, उसके बाद उसे पूरे शरीर में दौड़ाना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। तो फैलाने का काम कौन करता है जी? फैलाने का काम करता है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन करती है? जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, माने कि ब्लड हो गया, यह हमारे पूरे शरीर में उसको फैलाने का काम करेगी। उसे एब्जॉर्ब किया जाता है, एसिमिलेट, यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद जो पाचन हुआ उसे मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब जो पाचन नहीं हुआ उसका क्या? वो तो निकालना पड़ेगा ना भाई, वो तो निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे? तो उस विधि को बोला जाता है इजेशन। देखो, अंदर डालने में और बाहर निकालने में बस एक शब्द का फर्क है, एक वर्ड का डिफरेंस आ रहा है। इसे बोला हमने इंजेशन, इंजेक्शन, ठीक है, और इसे बोला इजेशन। अगर भाई साहब ये ऊपर हो गया और ये नीचे अगर हो गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। माने कि जो बाहर निकालना है वो सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले हम बाहर निकाल रहे हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा। बड़ा विचित्र सा लग रहा है ना भाई साहब, कि भाई साहब ये इंजेक्शन ऊपर और इंजेक्शन नीचे हो गया है ना, पूरी दुनिया हिल जाएगी। उसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी से, वो आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि एक जानवर है, हमने प्रोटिस्टा नाम का एक ग्रुप पढ़ा है, कितने लोगों को पता है? जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े हैं उनमें प्रोटिस्टा नाम का हमने ग्रुप पढ़े हैं, बराबर है। और इस प्रोटिस्टा नाम के ग्रुप में जितने भी एनिमल्स आते हैं या जितने भी जीव आते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं जी? वो होते हैं आपकी एक कोशीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशीय होती है। वो होते हैं आपके यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। और इसका उदाहरण कोई बता सकता है? जी बहुत बढ़िया। उसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कि मान लीजिए अमीबा हो गया, है ना, अमीबा हो गया। सेकंड कौन सा रहेगा? सेकंड मान लीजिए पैरामेशियम हो गया। कौन सा हो गया? पैरामेशियम हो गया। तीसरा नंबर बता सकते हो क्या भाई साहब? ये हो गया, एक और बताता हूं आपको, युग्लिना। युग्लिना। ये तीनों तीनों जीव जो है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अमीबा के अंदर, पैरामेशियम के अंदर और युग्लिना के अंदर, युग्लिना छोड़ दो फिलहाल के लिए, पर इन दोनों जानवर के अंदर कितने स्टेजेस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में? कोई बता सकता है? एक रहेंगे। कितना? ऑप्शन 1 देता हूं 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 4, ऑप्शन नंबर 5 5। चलिए देखेंगे सभी लोग कितना लोग आंसर करते हैं। मैंने बोला अमीबा और पैरामेशियम के अंदर जो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उनमें कितने स्टेजेस होते हैं? हमारे मानव शरीर के अंदर लगभग 5 स्टेजेस होते हैं। और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि अमीबा और पैरामेशियम के अंदर, ठीक है, कितने प्रकार के स्टेजेस होते हैं, तो उसका आंसर क्या रहेगा? इसमें कितने स्टेजेस नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 ना। तो इनके अंदर भी भाई साहब कितने रहते हैं? 5 स्टेजेस रहते हैं। जो मानव शरीर के अंदर 5 स्टेजेस में उनका कंप्लीट डाइजेशन किया जाता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन किया जाता है, वही 5 स्टेजेस आपको अमीबा और पैरामेशियम के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, सभी लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए इसका आंसर कर देंगे। विच ग्लैंड इन द बॉडी सीक्रेट द बाइल जूस? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और यहां पे कोई गलत नहीं करेगा। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? और लगाओ तुक्का है सब, है ना, तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया आंसर, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दे दिया। इसका आंसर क्या रहेगा? लीवर। क्या रहेगा? लीवर क्या बनाता है जी? बाइल जूस बनाता है। और बाइल जूस का काम हमारे शरीर में क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? बाइल जूस क्या करता है? कोई बता सकता है? ये फैट इमल्शन में मदद करता है, फैट इमल्शन में मदद करता है। और फैट इमल्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो वसा होता है उसे तोड़ने में मदद करता है हमारा बाइल जूस। और साथ में उसका दूसरा काम यह भी होता है कि जो गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जो जूस बनाए हमारे पेट के अंदर, जो एसिडिक नेचर का होता है, वो ये बाइल जूस कैसे होता है? ये होता है आपके क्षारीय धर्मी होता है। कैसे होता है? क्षारीय बनाने का भी मदद करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है?
और उसी तरह से बाइल जो सिक्रेट करने का काम लीवर कर रहा है और उसे स्टोर किस में किया जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी पैंक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड तो आप सभी को पता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रही हमारी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके बारे में आप सभी को पता है। एक काम कीजिए, यहां पर एक छोटी सी ग्रंथि होती है, अगर आपको नजर आ रहा है, एनस हो गया, यहां पे एक छोटी सी ग्रंथि होती है, उसका नाम होता है भाई साहब क्या, इसे बोलते हैं हम प्लीहा। इसे हम क्या बोलते हैं, प्लीहा। और ये प्लीहा हमारे लिए इस बार इंपॉर्टेंट रहेगी, प्लीहा हमारे लिए इस बार इंपॉर्टेंट रहेगी। सभी लोग मुझे बताएंगे कि प्लीहा, जिसे हम स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं, इस स्प्लीन की कौन कौन सी खासियत आप सभी को पता है। सबसे पहली खासियत यह है कि इस प्लीहा को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। इसे ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, माने कि आरबीसी की क्या है जी, वो स्मशान भूमि है। आरबीसी की इसे स्मशान भूमि बोली जाती है, ये आपको ध्यान में, स्मशान भूमि बोली जाती है, आपको याद रखना है। और उसी तरह से प्लीहा का एक और भी काम होता है। इसकी खासियत यह है कि प्लीहा हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो केवल 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 शुद्ध रक्तों को ग्रहण करता है, शुद्ध रक्त ही उसके पास पहुंचता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पहला ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर में जिसमें सिर्फ शुद्ध रक्त पहुंच रहा है। और उसी तरह से तीसरी बात ये भी ध्यान में रखना, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी को मलेरिया हो गया भाई साहब, अगर किसी को मलेरिया हो गया तो मलेरिया किसके वजह से होता है, ये होता है आपके प्लाज्मोडियम के वजह से। किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से। और प्लाज्मोडियम अपनी जो संख्या बढ़ाता है, अपनी संख्या, वो कहां पर होता है जी, ये होता है आपके प्लीहा के अंदर। कहां पर होता है, प्लीहा के अंदर होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये तीनों बातें के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये तो क्वेश्चन लीक हो गया, चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए जी, सभी लोग आंसर करते रहेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से सभी लोग आंसर भी कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि हमारे शरीर में खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वह कहां पर स्टार्ट किया जाता है, तो उसका आंसर रहेगा आपकी बकल कैविटी। बकल कैविटी का मतलब क्या होता है, जो हमारे मुंह है, मुंह का गुहा है, वहां पर उसका स्टार्ट होता है। सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये जो डाइजेशन हो रहा है उसमें कौन सी ग्रंथि रिस्पॉन्सिबल है। कौन सी ग्रंथि रहेगी जी, वो है आपकी सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड रहेगी, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, यह आपको ध्यान में रखना है। एक काम मुझे बताइए, सलाइवरी ग्लैंड जो है, जो जिसे सलाइवा बोलते हैं, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है सलाइवरी ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन होती है, ये एक्सोक्राइन होती है कि भाई साहब ये एंडोक्राइन होती है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आपको याद रखना है कि ये सलाइवरी ग्रंथि जो होती है वो एक्सोक्राइन, माने कि ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है। कैसी है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स में कोई एक ग्रंथि नहीं होती है, इनमें लगभग 3 ग्रंथियां होती है। कितनी ग्रंथियां होती है, 3 ग्रंथियां होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये 3 ग्रंथियां है। पहली है, सबसे पहली होती है पैरोटिड ग्लैंड, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सबसे पहली। और पैरोटिड ग्रंथि जो होती है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड से। उसके बाद आपके जबड़े, देखिए यहां पर जिसे यहां पर होता है ये पैरोटिड। उसके बाद यहां पर जो होती है वो सब मैंडुलर ग्लैंड, यहां पर क्या होते हैं, सब मैंडुलर ग्लैंड। और आपकी जीभा के नीचे देखो क्या करना है, आपकी जीभा जो है ऐसे ऊपर जो है, ऊपर चिपकाई है, चिपकाओ सभी लोग चिपकाओ। ठीक है, देखो आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं, ये सब लैंगुलर ग्लैंड जो होती है वो कैसे काम करते हैं। जैसे ही जीभा आप ऊपर उठाओगे ना ऐसे, तो आपके इस दांतों के आजू बाजू जो एरिया है वहां से स्त्राव निकलना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्राव निकलना शुरू हो जाएगा। और उसी के वजह से वो होती है आपकी सबलिंगुलर ग्लैंड। क्या होती है, सबलिंगुलर ग्लैंड होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, क्लियर है। और उसी तरह से आपको एक वायरल डिसीज अगर हो गया, जिसके बारे में हमारे एनसीईआरटी में लिखा गया है, ये होता है हमारा मम, जिसे हम बोलते हैं गलसुआ। क्या बोलते हैं, गलसुआ बोलते हैं। ये जो गलसुआ डिसीज होता है,
जहां पर आपके गाल जो भाई साहब ऐसे फूल जाएंगे, मान लीजिए किसी ने झापड़ मार दिया, ठीक है, तो ये गलसुआ जो होता है ये एक्चुअली उसके लिए ये पैरोटिड ग्रंथि जो होते हैं वहां पे इन्फेक्ट हो जाती है, और ये मम्प एक प्रकार का वायरल डिसीज होता है, ये विषाणु जन्य रोग होता है। कैसे होता है जी? विषाणु जन्य रोग होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, छोटी आंत में अवशोषण में सहायता करने वाली उंगली जैसे बाह्य अंगों को क्या कहा जाता है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा विलीज। क्या रहेगा? विलीज। क्या रहेगी? विली जो होती है वो सबसे बड़ा इंपोर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे हमारे एक्चुअली छोटी आंत का, और ये एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। किसमें? जो एब्जॉर्प्शन किया जाता है उसमें सबसे ज्यादा मदद करने वाला कोई अंग होगा तो होता है विली। ठीक है, विली। और सिलिया, माइक्रोविली और पेपिली तो होता नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये एक्चुअली हमारे सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। यहां पे बोला गया है कि फ्यूज वायर है ना, फ्यूज वायर सभी को पता है, फ्यूज वायर सभी को पता है। उस फ्यूज वायर के लिए कौन सा मटेरियल सबसे अच्छा रहेगा ये पूछा गया। देखते हैं कितने लोग जो है गलसुआ के कारण मर गया है, ये तो पहली बार सुना है भाई साहब। गलसुआ के कारण मरते हुए हमने कभी भी नहीं देखे हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे जी, इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, कोई सी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है। एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, ये फ्यूज वायर, ये फ्यूज वायर ये कौन से सिद्धांत पे काम करता है? कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है? तो उसका आंसर आप क्या दोगे? विद्युत का ऊष्मा प्रभाव। सही बात है, विद्युत का ऊष्मा प्रभाव। ऊष्मा प्रभाव जिसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर मैं ऊष्मा को जनरेट करना चाहता हूं तो ऑब्वियस है आपको रेजिस्टेंस कैसा चाहिए? रेजिस्टेंस कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? ज्यादा चाहिए। रेजिस्टेंस कैसा चाहिए? ज्यादा चाहिए। अब यहां पर मुझे बात बताइए, यहां पे लो बोल दिया, यहां पे लो, ये दोनों भी कैंसिल, मान कि हाई हाई वाले आ गए। और एक बात, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ऊष्मा ज्यादा डेवलप होगी, हीट ज्यादा जनरेट होगी, और हीट अगर ज्यादा जनरेट हो गई तो वो तार पिघलना चाहिए कि नहीं पिघलना चाहिए? वो भाई साहब तार पिघलना चाहिए, तभी जाकर आपके अंदर की जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर जो भी लगाते हो घर में, वो सभी तभी सेफ रहेंगे जब वो तार जल्दी से पिघल जाएगा। जल्दी से पिघल जाएगा माने कि मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहना चाहिए? कम रहना चाहिए, जो आपको यहां पे नजर आ रहा है। माने कि आंसर आपका क्या आएगा? जेड। माने कि आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किन किन लोगों ने सही उत्तर किया है एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे। अभी अभी मुझे पता है सभी लोग पलट जाएंगे, अभी मुझे पता है सभी लोग पलट जाएंगे, पर ईमानदारी से बताओ किन किन लोगों ने सही उत्तर किया था? किन किन लोगों ने जेड के ऊपर टिक किए थे भाई साहब? मेल्टिंग पॉइंट कम चाहिए और रेजिस्टेंस कैसा चाहिए? ज्यादा चाहिए, बराबर है। और अभी आ गया है एमसीबी की जगह पे अभी, सॉरी, जो फ्यूज वायर है, जो फ्यूज वायर होता है, जो फ्यूज वायर होता है, इसके जगह पे अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसे हम एमसीबी के नाम से जानते हैं। एमसीबी, देखते हैं आप कितने लोगों के घर में एमसीबी है, एक बार हाथ ऊपर करेंगे प्लीज। मैं इसके बारे में एक खासियत आपको बताने वाला हूं, चलिए बताएंगे किन किन लोगों के घर में एमसीबी लगाई गई है। हाँ जी बिल्कुल, जावेद झाला जी आपने सही बोला है। मार्केट में अभी वो फ्यूज वायर लगभग बंद ही हो गया है, घर में कोई फ्यूज वायर नहीं लगाते, अभी एमसीबी लगाते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, तो एक काम मुझे कीजिएगा, जिन जिन ये किसके ऊपर काम करता है, देखिए एमसीबी आप जब लेते हो तो वो करंट के हिसाब से मिलती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने 8 एम्पियर की ले ली, मैंने 8 एम्पियर की एक एमसीबी ले ली। अब क्या हो रहा है, मेरे घर में अगर 7 एम्पियर आ रहा है तो यहां पे करंट आराम से जा रहा है, पर जैसे ही वैल्यू मेरी 8.1 एम्पियर हो जाती है तो ये एमसीबी की जो पिन होती है भाई साहब वो फटक से नीचे गिर जाएगी और वो बताएगी करंट स्टॉप। क्यों? क्योंकि एमसीबी इस तरह से डिजाइन की गई है
कि जो एम्पियर की वैल्यू होती है वो अगर वो बड़ी हो जाती है तो तुरंत वो बंद हो जाती है और आपके घर का अंदर का जो अंधेरा है वो अंधेरा कायम हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये एमसीबी का लॉन्ग फॉर्म क्या है। एमसीबी मतलब क्या होता है, सभी लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मैं चेक करूंगा कि किन किन लोगों को आता है। यहाँ पे लगभग 1200 बच्चे लाइव बैठ रहे हैं, तो कम से कम 1200 नहीं, कम से कम 200 बच्चे मुझे देखनी चाहिए कि एमसीबी का उनको लॉन्ग फॉर्म पता है या नहीं है। देखते हैं भाई साहब कितने लोगों को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? अच्छा पता है ना। बीपीएससी टीचर बोल रहे कि अर्णव को पता है। अरे अर्णव को सब पता है, वो हर क्लास करता है, मुझे पता है। चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे। मानवों में ए एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखो कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी का मतलब क्या होता है? वो होती है आपकी अंतःस्रावी भी है, देखिए यहां पे एक एक वर्ड जो मिसिंग है। मानव में ए एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है, ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए यहाँ पे। तो इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो ए इज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज द एंडोक्राइन। अब एक बात मुझे बताइए, हमारे मानव शरीर के अंदर जो है कौन कौन सी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्रंथि होती है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। एक होता है आपका लीवर, एक होता है आपका लीवर जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों भी काम करता है, और दूसरा होता है हमारा अग्नाशय, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? उसे बोलते हैं हम पैंक्रियाज। उसे हम क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। तो ये दोनों भी आपका सही रहे। अब यहां पर अगर ए नाम का देख रहे हो तो बस यहां पे एक ही नाम आपको दिखाई दे रहा है, वो है आपका बी। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पैंक्रियाज की बात हो रही है, तो पैंक्रियाज क्या कर रहा है? ये बी नाम का हार्मोन उत्पन्न करते हैं जिसकी कमी से सी रोग उत्पन्न होता है। पैंक्रियाज बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, उसमें से एक होता है भाई साहब इंसुलिन। एक होता है आपका इंसुलिन, और इंसुलिन की अगर कमी हो गई तो आपको शुगर नाम की बीमारी हो जाती है, जिसे हम डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? डायबिटीज नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह से सभी लोग मुझे एक सीक्वेंस कंप्लीट करके बताएंगे कि हमारे शरीर में एक थायराइड नाम की ग्रंथि होती है, बराबर है। वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसके वजह से एक बीमारी होती है, उसका नाम क्या है? उस बीमारी का नाम क्या? चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते। चलिए बताइए। हमारे मानव शरीर के अंदर यहां पर थायराइड नाम की ग्रंथि होती है, वो एक प्रकार का हार्मोन रिलीज करती है, और उस हार्मोन रिलीज करने के लिए इसे गरज होती है भाई साहब आयोडीन की। किसकी जरूरत होती है? आयोडीन की। तो उस हार्मोन का नाम क्या है जी? बहुत बढ़िया, उसका नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन की अगर कमी हो गई, अगर थायरोक्सिन की कमी हो गई तो थायरोक्सिन की कमी की वजह से कौन सा डिसीज हो जाता है जी? चलिए बताएंगे। इस डिसीज का नाम है भाई साहब गॉइटर। उसका नाम क्या है? गॉइटर। क्लियर है? क्लियर है? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए हमारे शरीर के अंदर की एंडोक्राइन सिस्टम, इसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि की पूरी एक सिस्टम बोलेंगे, और ये है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करता हूं, जैसे कि हमारे मानव की आंखों में, हमारी आंखों में एक ग्रंथि होती है जो बाह्यस्रावी होती है, उसका नाम कोई बता सकता है क्या? यहां पर हमारी आंखों में, यहां पर और यहां पर और यहां पर एक ग्रंथि होती है जिसे बोला जाता है आंसू ग्रंथि। क्या बोला जाता है? आंसू ग्रंथि। उस ग्रंथि का नाम क्या है? इंग्लिश में लिखेंगे, देखते हैं कितने लोगों को पता है। चलिए, हाँ लैक्रिमल ग्लैंड, बहुत बढ़िया। एडविटेक्स गेमिंग का क्या नाम है भाई साहब? लैक्रिमल। कौन सी ग्रंथि होती है? लैक्रिमल ग्लैंड होती है। लैक्रिमल ग्लैंड होती है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और उसी तरह से अगर मैं माउथ की बात करूंगा, हमारे मुंह के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है? सलाइवरी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? सलाइवरी ग्लैंड होती है। ये भी एक प्रकार की बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, बराबर है। उसके बाद अगर मैं स्किन
अगर मैं त्वचा की बात करूंगा तो हमारी स्किन जो होती है ये भी एक सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि पसीना बाहर निकालने का काम करती है और उसके जरिए हमारे मानव शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है। तो स्किन भी हमारी कौन सी है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है। उसके बाद स्टमक के अंदर, ठीक है, जो अग्नाशय होता है, ब्रेस्ट, मान की जो फीमेल बॉडी होती है उनके अंदर जो ब्रेस्ट होती है, ठीक है, वो भी एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड से। एक बात मुझे बताइए, ब्रेस्ट से जो मिल्क सिक्रेशन होता है, तो मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन कौन सा होता है? देखते हैं कितने लोग ऑप्शन देते हैं। मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन कौन सा होता है? कोई बता सकता है क्या? किसी को याद आ रहा है? मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन कौन सा होता है? वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन होता है। कौन होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। और वही अगर पूछा जाए मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन सा होता है, तो वो होता है आपका प्रोलैक्टिन। कौन सा होता है? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन अगर पूछा जाता है तो वो होता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लीवर, पैंक्रियाज और जो इंटेस्टाइन होती है, ये सभी के सभी आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। आगे फिर ये हमारी होगी आपकी अग्नाशय माने की पैंक्रियाज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में मैक्सिमम बातें हमने पढ़ ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और देखते हैं कौन कौन इसे सॉल्व कर पाता है। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। यहां पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पे मानव रोगों के नाम दिया है, टाइफाइड, मिसल्स और डेंगू। और यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म माने कि कौन से सूक्ष्म जीव की वजह से होता है, ये आपको ढूंढना है माने कि, और उसका ट्रांसमिशन का एरिया माने कि संचरण किस तरह से के होता है, ये है माने कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया। देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो उस टाइम पे बुद्धि से ज्यादा कॉमन सेंस का आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, बुद्धि रहने के बाद अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो बहुत बढ़िया बात है, पर बुद्धि अगर काम नहीं कर रही है तो उस टाइम पे आपको कॉमन सेंस और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे सर जी? देखो, डेंगू सभी को पता है एक प्रकार का वायरल डिसीज होता है और वो मच्छर के कारण होता है, बराबर है। तो जेड आ गया आपका वायरस। वायरस, अब यहां पर देखिए जेड आपको कहां पे वायरस आ रहा है, तो ए को उड़ा दो, उसके बाद डी को उड़ा दो, बचा कौन? यहां पे वायरस, यहां पे वायरस आ रहा। उसके बाद मिसल्स माने की खसरा। खसरा किससे फैलता है जी बताओ? ये वायरस से फैलता है। हाँ, बहुत बढ़िया। टाइफॉइड जो होता है, अभी टाइफॉइड के बारे में सबको पता है, ये बैक्टीरिया माने कि जीवाणुजन्य। और एक्स क्या होगा बताइए? ये तो आपका एयर रहेगा। क्या रहेगा? एयर रहेगा। तो आपका आंसर वैसे भी बी आ गया है, सभी का आंसर वही आना चाहिए। और मिसल जो होता है भाई साहब, ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया जन्य रोग होता है। तो किन किन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आया है बताओ भाई साहब? देखो, यहां पे गलतियां कर लिए। टाइफाइड हवा से फैलता है क्या? और ये सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। एक मिनट रुकिए, टाइफाइड की बात हो रही है, मैंने टीबी के बारे में बता दिया भाई साहब। टाइफाइड जो होता है वो पानी से फैलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सॉरी, माय मिस्टेक। अरे देखो, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया तो सभी लोग चेंज हो गए। देखो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर। ये टाइफाइड है, टीबी नहीं। मैंने टीबी के बारे में सोचा, तो ऑब्वियसली याद रखिएगा एक्स जो आएगा यहाँ पे पानी आएगा। क्या आएगा? पानी आएगा। और यहाँ पे जो है भाई साहब आपका वायरस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वायरस। तो फिर भी इसके बारे में सोचा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट रहेगा जी, बिल्कुल। ठीक है, क्या रहेगा जी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, चलिए। और उसी तरह से हमारे एनसीईआरटी में, ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में बहुत सारे डिसीज के बारे में लिखा गया है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज आपको बता रहा हूं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। देखो कौन कौन से है, कौन कौन से है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, सबसे पहले टीबी, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था। टीबी जो होता है एक जीवाणुजन्य रोग होता है और यह हवा के माध्यम से फैलता है। कोलेरा, उसके बाद टाइफाइड, उसके बाद डिप्थेरिया, ठीक है, ये सभी जो होते हैं भाई साहब किसके वजह से फैलते हैं? ये बैक्टीरिया जन्य रोग होते हैं। कैसे होते हैं? बैक्टीरिया जन्य रोग होता है। उसके बाद पर्टुसिस, जिसे हम काली खांसी के नाम से जानते हैं। प्लेग, सभी लोग इसे ध्यान में रखेंगे, प्लेग, ठीक है, प्लेग। उसके बाद लेप्रोसिस, उसके बाद टिटेनस, ये भी सभी के सभी क्या है जी? बैक्टीरिया जन्य रोग है, माने कि जीवाणु के वजह से होता है, आपको याद रखना है, प्लेग। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर मैं विषाणु की बात कर रहा हूं, तो अभी जितने भी विषाणु के वजह से दुनिया में मौतें हो रही है, वो सभी के सभी जनरली आपको ठंड काले में दिखाई देगी। जैसे कि अभी कौन सा वायरस आता है, उस वायरस का नाम बता सकते हो? कौन सा वायरस है वो? एचपीएमवी वायरस है ना, एचपीएमवी वायरस। एचपीएमवी वायरस ये भी एक प्रकार का विषाणु, उसके नाम में ही वायरस है वैसे भी, ठीक है। पर कब आ रहा है? एट द एंड ऑफ द विंटर, जैसे कि हमारा ठंड काला खत्म होने को आया, उस टाइम पे ये वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं, बराबर है। और उसी तरह से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी, चिकन पॉक्स, मिसल्स, मम्प, हेपेटाइटिस ए, डेंगू, जिका वायरस, कोविड-19, रेबीज, पोलियो, इबोला, स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, और भाई साहब बहुत सारे डिसीज जो होते हैं वो जनरली किससे फैले होते हैं? वो इसकी वजह से फैलते हैं। अगर आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए तो ये पूरी की पूरी लिस्ट में डाल दूंगा। कहां पे डाल दूंगा? तो आपको याद रखना है, सभी को पता है, मैं बार बार बताते रहता हूं, हमारा टेलीग्राम चैनल है साइंस बाय टीपी। साइंस बाय टीपी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं ये पूरी की पूरी बैक्टीरिया जन्य रोगों की और जो विषाणु जन्य रोग है हमारे जो इंपॉर्टेंट है, उन सभी की पूरी लिस्ट वहां पे डाल दूंगा। सभी लोग वहां से जो है ले लियो, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन जो है अपना दिमाग चला पाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? एचएमपीवी वायरस उतना भी हानिकारक नहीं, वो सर्दी खांसी कराता है, बाकी कुछ नहीं। सर्दी खांसी और बुखार वाला ही वायरस है, बाकी कुछ नहीं। मुझे भी सर्दी खांसी बुखार है, क्या पता शायद मुझे भी वायरस हुआ होगा। क्या पता, किसको पता है, ठीक है। हाँ चलिए, इसका आंसर क्या रहेगा? देखो क्या बोला गया है, मर्क्यूरी इज यूज इन अ थर्मामीटर, एकदम सही बात है, ठीक है। क्यों यूज किया जाता है? रीजन बोला गया है कि मर्क्यूरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बहुत बढ़िया है। उष्मा का वो सुचालक होता है जी, बिल्कुल सुचालक होता है। पारा गर्म होने पर समान रूप से फैलता है, ये भी आपका सही है। माने कि R1 R2 दोनों साथ है, सही है, और साथ मिलकर ए के लिए स्पष्टीकरण कर रहे हैं, माने कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट टाइम भी एक बार एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि जनरली जो थर्मामीटर्स होते हैं उनको मर्क्यूरी को इस्तेमाल किया जाता है। और मर्क्यूरी के साथ आपको यह भी बताया था कि मर्क्यूरी माने कि पारे के अलावा और किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वो रहता है आपका अल्कोहल, माने कि इथेनॉल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। किसका? इथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान कि ये दोनों चीजें जो है हम थर्मामीटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसमें? थर्मामीटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से ऐसे मिश्र धातु जिसमें पारा एक मुख्य धातु होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जिंक मर्क्यूरी, उसके बाद सोडियम मर्क्यूरी, और भाई साहब एल्यूमिनियम मर्क्यूरी भी होता है। तो इन सभी में जिनमें आपको मर्क्यूरी माने कि पारा मुख्य धातु की ओर से दिखाई दे रहा है, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? अमलगम के नाम से जानेंगे। किसमें? अमलगम, ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। और ये ग्राफ एक्चुअली मुझे मिला, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। अगर यहां पर देख सकते हो, देखो मर्क्यूरी को जब मैं गर्म कर रहा हूं तो ये उसका स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है, बराबर है। पर वही अगर मैं पानी को गर्म कर रहा हूं तो भाई साहब ये ऊपर ऊपर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है जी? उसका वॉल्यूम उसका उसका वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और बढ़ता कैसे? अगर वो यूनिफॉर्म बढ़ रहा है, माने कि 1 डिग्री गर्म करने के बाद 1 डिग्री गर्म करने के बाद 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, 2 डिग्री गर्म करने के बाद 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, 3 डिग्री से गर्म करने के बाद मान लीजिए 3 सेंटीमीटर बढ़ा है। इसका मतलब क्या है? 1 डिग्री बढ़ाओ तो उतने ही अमाउंट से वो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? वो यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपांशन देते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन यही दर्शाती है कि मर्क्यूरी माने कि पारा जो होता है वो यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपांशन दर्शाता है। और उसी तरह से इथेनॉल का अगर आप ग्राफ देख पा रहे हो तो ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है पर मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है। और इसीलिए
इसीलिए थर्मामीटर में मर्क्यूरी और इथेनॉल दोनों को भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? क्लियर हो गया यहां पे? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है कि जो मर्क्यूरी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, माने कि जो हिमांक बिंदु होता है जहां पर मर्क्यूरी जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो होता है -38.83 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -38.83 डिग्री सेल्सियस। और वही बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जी? वो होता है 356.73 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके नीचे हम थर्मामीटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके नीचे हम थर्मामीटर यूज नहीं कर सकते। तो एक बात मुझे बताइए, अगर मुझे बहुत कम तापमान अगर गिनना है, अगर मुझे बहुत कम तापमान अगर गिनना है, तो उसके लिए मैं कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करूंगा? देखते कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते। चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, सोचेंगे थोड़ा सा, क्योंकि -38.83 के नीचे थर्मामीटर काम नहीं करेगा, क्योंकि पारा बन जाएगा सॉलिड, ठोस बन गया वो, इसका मतलब वो फैलने वाला है नहीं। तो अगर मान लीजिए बहुत कम तापमान पे अगर आपको थर्मामीटर का गिनना है, जैसे कि -70, -80, ठीक है, तो उसे उस टाइम पे आप किसका इस्तेमाल करोगे? उसे बोला जाता है क्रायोमीटर। ध्यान रखिएगा, क्रायोमीटर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उस टाइम पे किसका इस्तेमाल करोगे? क्रायोमीटर। और ऐसी विज्ञान की शाखा, ऐसी विज्ञान की शाखा जहां पर बहुत कम तापमान पर जो चीजें अपने जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं, उन प्रॉपर्टीज और जो विशेषताएं उनमें आती है, उनकी जो पढ़ाई की जाती है, उन साइंस की उस शाखा को क्या बोला जाता है? क्रायोजेनिक्स बोला जाता है। क्रायोजेनिक बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से? चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। यहां पे बोला गया है कि कोई लोलक है जो 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। भाई साहब ये तो बहुत भयानक है। तो इसका बोला गया है क्या रहेगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको आवर्तक काल निकालना है, माने कि इसे बोलेंगे हम टाइम पीरियड। आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। और आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। एकदम इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? 3 सेकंड में 30 कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा जी? 10 करेगा। तो ये 10 क्या रहेगा? 10 क्या है उसका? उसकी आवृत्ति। सही है? सब लोग पता है क्या? सब लोग पता है क्या? एक का देकर एक मार रहे, तुक्का तुक्का मार, तुक्केबाज बन गए हो भाई साहब, तुक्केबाज बन गए हो। एक बात मुझे बताइए, द अमाउंट ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट पर यूनिट टाइम, जिसे हम क्या बोलेंगे? 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में एक आध चीज कितनी ऑसिलेशन या वाइब्रेशन करे, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ऑब्वियस है, इसको हम क्या बोलेंगे? 10 हर्ट्ज उसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और वही अगर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो दोनों भी एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। माने कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t, माने 1/f। फ्रीक्वेंसी तो हमें पता चल गई, बराबर है। तो ऑब्वियसली इसमें अगर मैं वैल्यू डाल रहा हूं तो 1/10 कितना आ जाएगा? 0.1 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.1 सेकंड में उसका आवर्तक काल रहेगा, माने कि टाइम पीरियड। माने कि ऑप्शन नंबर 2 जो आपका सही उत्तर रहेगा। कितने लोगों ने तुक्का मारा? सच्चे सच्चे बताना भाई साहब, कितने लोगों ने तुक्का मारा? कितने लोगों ने तुक्का मारा? सच्चे सच्चे बताना। देखो मैं यहाँ पे आपकी ईमानदारी चेक कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे जितना आप ईमानदार रहोगे, आपकी ईमानदारी आपको बीपीएससी में काम आएगी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपका नाम लूंगा, इसको बताऊंगा कि ये देखो ये कुछ भी आंसर कर रहा है, मेरा इसका ऐसा इंटेंशन कभी नहीं रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि आप खुद को एक्सेप्ट करें कि मैं यहाँ पे गलत हो रहा हूं सर, ठीक है, मुझे यहाँ पे खुद को करेक्ट करना है। तो जब तक ये खुद को करेक्ट नहीं करोगे, वहां पे करेक्शन नहीं आने वाला है। तो याद रखिएगा, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है।
मार भी दी तो कोई दिक्कत नहीं, पर खुद से ईमानदार रहना कि सर मेरा यहाँ पे गलत हुआ है, मैंने तुक्का मारा था, ठीक है। तो तुक्का मारने के बाद अगर सही आया तो खुश भी नहीं होना है, सर मेरा तुक्का सही आ गया। भाई साहब तुक्का सही आया तो क्या हुआ, उसमें आपका क्या है, आपका कुछ भी नहीं है, सब गलत है। क्लियर है, तो ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पर उसके पहले कुछ बातें मैं आपको समझा चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत लोगों ने तुक्का मारा, तो मैं आपको थोड़ा समझ देता हूँ कि मान लीजिए ये आपका दोलन है, ठीक है, मान लीजिए ये दोलन है, इसकी दो पोजीशन रहेगी, यहां से शुरू होगा, यहां तक जाएगा और यहां से फिर से वापस आएगा, बराबर है। देखो मान लेते ये ए पॉइंट से उसकी शुरुआत हो रही है, ये बी पॉइंट तक जा रहा है और बी से फिर से अपने ए पॉइंट पर वापस आ रहा है। तो ए से बी गया, बी से फिर से वापस आया, तो इसको लगने वाला जो समय है, जो समय है उसे ही बोलते हैं हम टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, या इसे ही बोलेंगे हम आवर्तकाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवर्तकाल बोलेंगे। ओके, ये पहली बात आपको समझ में आ गई। माने कि एक कंपन पूरा करने के लिए, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए किसी भी पेंडुलम को लगने वाला जो समय, जो टाइम रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे जी, टाइम पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। और उसी तरह से अगर मैं ये बात कह रहा हूं, अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि ये जो पेंडुलम है, ये जो दोलन है, वो एक सेकंड के अंदर मान लीजिए जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, वापस आ रहा है, एक सेकंड में मान लीजिए वो पांच पांच कंपन कर रहा है। कितने कंपन कर रहा है, पांच कंपन कर रहा है। तो इस पांच को मैं क्या बोलूंगा, ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी। क्या हो गई ये, फ्रीक्वेंसी, माने कि जिसे बोलेंगे हम आवृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवृत्ति। तो सभी को समझ में आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या। समय विधि माने कि आवर्तकाल का मतलब होता है कि देखिए, जैसे कि यहां पर खड़ा हो, ठीक है, यहां से शुरुआत करता हूं, यहां पे खड़ा हूं मैं, यहां से शुरुआत हुआ, यहां तक गया और यहां से फिर से मैं अपनी जगह पर वापस आया, बराबर है। तो जहां से मैंने शुरुआत की, आगे तक गया, वापस आया, तो इसके लिए लगने वाला जो समय है इसे बोलेंगे मैं टाइम पीरियड। पर अगर मान लीजिए मैं जा रहा हूं, वापस आ रहा हूं, जा रहा हूं, वापस आ रहा हूं, और एक सेकंड में मैंने लगभग 5 चक्कर कंप्लीट कर लिए। कितने, 5 चक्कर कंप्लीट कर लिए, तो उसे बोलूंगा मैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया, क्लियर हो, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो इसका एक फार्मूला है, वो है इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाय जी। ये फार्मूला है आपका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का। तो ये टाइम पीरियड जो समय विधि है, ये डिपेंड करती है इस पेंडुलम की इस लंबाई कितनी रहेगी, ये लंबाई। उसके बाद जी का मतलब क्या होता है जी, ये होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि ये होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। ये क्लियर है सभी को, ये दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है आपका टाइम पीरियड। ओके, क्लियर है। एक बात मुझे बताइए, अगर मैं टाइम पीरियड, आवर्तक काल और लंबाई की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं लंबाई बढ़ा रहा हूं तो आवर्तक काल बढ़ेगा कि कम होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक साथ लिखेंगे। चलिए देखते हैं, चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, मुझे बताएंगे यहाँ पे कि अगर मैं आवर्तक काल की बात कर रहा हूं, जब लंबाई बढ़ जाए तो वो आवर्तक काल जो होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, आवर्तक काल माने कि टाइम पीरियड बोलेंगे, वो बढ़ेगा कि कम होगा। सभी लोग बताएंगे जी, बिल्कुल बढ़ेगा। क्या होगा, ये बढ़ेगा। अगर लंबाई अगर बढ़ रही है तो आपका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। अगर जी की वैल्यू बढ़ रही है, माने कि ये जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है जो डिवीजन के नीचे आ रहा है, और ये इसके साथ कैसे अनुपात में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, अगर जी की वैल्यू बढ़ रही है तो टाइम पीरियड घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घटेगा। क्लियर है यहाँ पे, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो सभी लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख देंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर इसे एज ए होमवर्क मानिएगा, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इससे फिर कल कंटिन्यू, कल दानिश सर का जरूर क्लास होगा, ठीक है। कल कोई भी इमरजेंसी आ जाए, मैं नहीं मानता हूं कि कोई कल इमरजेंसी आ जाए, तो मैं यही भगवान से दुआ करूंगा कि कोई भी कल इमरजेंसी ना आए, और कल का आपका क्लास जो है इसी तरह से, ठीक है, जिस तरह से आप सोच रहे थे उसी तरह से क्लास हो जाए, ठीक है।
ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे दानिश सर भी आ गए हैं कि वो आपको बताना चाहेंगे कि कल ठीक 5 बजे हमारा कल क्लास रहेगा आपका, ठीक है, मेरा नहीं रहेगा। दानिश सर आने वाले हैं जो आपका क्लास कंटिन्यू करें ज्योग्राफी के बारे में, और बहुत ही बढ़िया सेशन रहेगा। सभी लोग इस सेशन को लाइक शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि कल इस सेशन में आप सभी लोग आएंगे और जोश के साथ पढ़ेंगे अपने प्यारे दानिश सर के साथ, ठीक है। इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।